नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारोलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक वितान भाग 2 का पाठ अतीत में दबे पांव पढ़ेंगे, जो कि ओम थानवी जी की रचना है। तो आइए बच्चों, अब हम पाठ का अध्ययन कर लें। पाठ का शीर्षक है अतीत में दबे पांव। सबसे पहले हम इसके लेखक ओम थानवी जी का परिचय देख लेते हैं। ओम थानवी जी हिंदी भाषा के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। उनका जन्म 1 अगस्त 1957 को फलोदी, जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। उनकी प्रमुख कृतियां मुअनजोदड़ो, अपने अपने अज्ञे, अतीत में दबे पांव इत्यादि हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एमकॉम किया। ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के महासचिव भी रहे। ओम थानवी जी ने इतवारी पत्रिका के संपादन में साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। सजग और बौद्धिक समाज में इतवारी पत्रिका ने अपने दौर में विशिष्ट स्थान बनाया था। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों के लिए आप विशेष रूप से जाने जाते हैं। थानवी जी अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्वयं रंगमंच पर सक्रिय रहे हैं। साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में आप गहन दिलचस्पी रखते थे। आपने 80 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट CSE की फेलोशिप पर राजस्थान के पारंपरिक जल स्रोतों पर खोजबीन कर विस्तार से लिखा है। आपको शमशेर सम्मान, सार्क सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान सम्मान तथा पत्रकारिता के लिए अन्य पुरस्कारों के साथ गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया। ओम थानवी जी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक कुलपति हैं। इससे पूर्व हिंदी के प्रमुख दैनिक अखबार जनसत्ता के ये संपादक रह चुके हैं। तो बच्चों, अभी हमने ओम थानवी जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। आइए अब हम पाठ अतीत में दबे पांव का थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। अखंड भारत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में 2 स्थानों पर खुदाई का कार्य किया गया था। वर्तमान में ये दोनों स्थान पाकिस्तान के अंतर्गत हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुअनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के 2 नगरों को पुरातात्विक क्षेत्र के विद्वानों ने खुदाई के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पता लगाया। अब हम पाठ का सारांश देखते हैं। पाठ के सारांश में हम कुछ बिंदुओं के आधारित पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको पटल पर दिखाई देंगे। हम इनकी विस्तार से चर्चा भी साथ साथ करते जाएंगे। इन बिंदुओं को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते जाइएगा। आइए, सबसे पहला बिंदु है मुअनजोदड़ो का परिचय। मुअनजोदड़ो और हड़प्पा संसार के प्राचीनतम नियोजित शहर माने जाते हैं। मुअनजोदड़ो का अर्थ मुर्दों का टीला है। यह नगर मानव निर्मित छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। इस नगर की सभ्यता के नष्ट होने के बाद इसे यह नाम मिला। यह सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर का सबसे उत्कृष्ट नगर है। मुअनजोदड़ो अपने दौर में सभ्यता का केंद्र था। संभवतः यह इस क्षेत्र की राजधानी था। यह शहर के 200 हेक्टेयर में फैला था। 5000 वर्ष पूर्व यह एक महानगर था। इस नगर के सैकड़ों मील दूर हड़प्पा नामक नगर, जिसके साक्ष्य रेल लाइन बिछने के समय नष्ट हो गए थे। अब हम कुछ अगले बिंदु पर नजर डालेंगे। अगला बिंदु हमारा होगा नगर रचना। यह नगर मैदान में नहीं है, अपितु टीलों पर बसा था। ये टीले प्राकृतिक नहीं अपितु मानव निर्मित हैं।
इनमें कच्ची पक्की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया है। यह कार्य सिंधु के पानी से बचाव के लिए किया गया था। यह नगर भले ही आज खंडरों में बदल गया है, किंतु इसके स्वरूप का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी गलियां, सड़कें, कमरे, रसोई, खिड़की, चबूतरे, आंगन, सीढ़ियां आदि इस नगर के सुंदर नियोजन की कहानी स्वतः ही कह देते हैं। प्रायः सभी सड़कें यहाँ पर सीधी थी या फिर आड़ी। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। सिरे पर बने बौद्ध स्तूप के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। उसके पीछे 5 किलोमीटर सिंधु नदी बहती है। दक्षिण में कामगरों की बस्ती है। नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक तालाब है, जिसे महाकुंड का नाम दिया गया है। महाकुंड की गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती हैं। उत्तर दिशा में 8 स्नानागार हैं, जिनमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता। 3 और साधुओं के कक्ष हैं। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। यहाँ कर रूप में आया अनाज रखा जाता था। यहाँ 9 चौकियों की 3 हवादार कतारें हैं। उत्तर में एक गली है, जिसके माध्यम से बैलगाड़ी में अन्न आता होगा। इसी प्रकार एक ऐसा ही कोठार हड़प्पा में भी मिला। अगला बिंदु है हमारा बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्ण शीर्ण टीले के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा सा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर है और इसका निर्माण काल लगभग 2600 वर्ष पूर्व का है। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। राखालदास बनर्जी ने यहाँ ईसा पूर्व के अवशेषों का अनुमान लगाया है। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। इस खुदाई के बाद ही भारत की सभ्यता की गणना मिस्र और इराक अर्थात मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ होने लगी। ये बौद्ध स्तूप का भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप है। इस स्तूप को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठता है। इतना प्राचीन स्तूप न जाने कितनी सभ्यताओं का साक्षी है। यह स्तूप बड़ा चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। इस भाग को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते थे। अगला बिंदु जिसको हम पढ़ेंगे वह है सिंधु घाटी खेती एवं व्यापार। सिंधु घाटी में व्यापार के साथ उन्नत खेती भी होती थी। यह खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। खजूर, खरबूजे और अंगूर भी उगते थे। कपास की खेती भी होती थी। मोहनजोदड़ो में सूत की कताई बुनाई के साथ रंगाई भी होती थी। रंगाई का एक छोटा सा कारखाना भी खुदाई में मिला है। यह सभ्यता ऊन सुमेर से आयात करती थी और सूती कपड़ा निर्यात करती थी। इस सभ्यता को तांबे का ज्ञान था। सिंध में पत्थर था और राजस्थान में तांबे की खानें थी। इनके ही उपकरण खेतीबाड़ी में काम आते थे। अगला हमारा बिंदु है जिसे हम पढ़ेंगे वह है महाकुंड के आसपास के भवन। महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, जिसमें दालान, बरामदे, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। दक्षिण में भी एक भव्य इमारत है, जिसमें 20 खंभों वाला एक बड़ा हॉल है। यह संभवतः राज्य सचिवालय, सभा भवन या सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की 4 दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं, जिन पर बनी बस्ती को लेखक ने नीचा नगर कहा है। पूरब में रईसों की बस्ती है। इस बस्ती में बड़े बड़े घर हैं, चौड़ी सड़कें हैं, कुएं भी अधिक हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले पुरातत्ववेत्ताओं के संक्षिप्त नाम से मोहल्ले बन गए हैं, जैसे डीके, हल्का, दीक्षित, काशीनाथ की खुदाई। ये बच्चों जो आपको पटल पर चित्र दिखाई दे रहा है, ये मोहनजोदड़ो का एक कुआं है। अगला बिंदु है डीके हल्का। डीके के नाम पर 2 हल्के हैं। डीके हल्का सबसे महत्वपूर्ण है।
शहर की मुख्य सड़क फर्स्ट स्ट्रीट यहीं पर है। यह बहुत लंबी सड़क है, अब तो आधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 33 फुट है। इस सड़क के दोनों ओर घर हैं, किंतु किसी भी घर का दरवाजा सड़क की ओर नहीं है। इसके दरवाजे अंदर गली में हैं। मुख्य सड़क की ओर पीठ है। किसी के घर जाने के लिए पहले मुख्य सड़क से सेक्टर की गली में जाना पड़ता है। सड़क के दोनों तरफ समानांतर ढकी हुई गलियां हैं। हर घर में स्नान घर है, खुली नालियां भीतर बस्ती में भी नहीं है। घर का पानी पहले घर की होदी में आता है और फिर सड़क की नाली में। बस्ती के भीतर 9 से 12 फुट चौड़ी सड़कें हैं। बस्ती में कुएं हैं। पूरे मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं हैं। डीकेजी हल्का। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी हल्का जो कहलाता है। यह घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। शायद यहाँ 2 मंजिल मकान रहे हो। कुछ दीवारों में छेद है, जिससे अनुमान यह लगाया जाता है कि शायद ये शहतीर के छेद हों। सभी घर 1:2:4 की भट्टी की पकी ईंटों से बने हैं। यहाँ पत्थर का प्रयोग नगण्य है। छोटे बड़े सब घर एक पंक्ति में हैं। कुछ उनसे दुगने व तिगने आकार के घर भी हैं। वास्तुकला प्रायः सभी की एक जैसी है। एक घर मुखिया का घर कहलाता है, जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। बड़े घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं। छोटे बड़े सभी घरों में कमरों का आकार प्रायः छोटा है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि शहर की आबादी ज्यादा रही होगी। छोटे घरों में छोटी सकरी सीढ़ियां हैं, जिनके पायदान ऊंचे हैं। शायद ये जमीन की तंगी के कारण हो। घरों की खिड़की व दरवाजों पर छज्जे नहीं है। अगला बिंदु हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है राजस्थान की याद। बच्चों, मोहनजोदड़ो की गलियों व घरों को देखकर लेखक को राजस्थान याद आता है। ज्वार बाजरे की खेती व बेर तो समानता के कारण है ही, इसके अतिरिक्त जैसलमेर का कुलधरा गांव भी तो मोहनजोदड़ो की याद दिलाता है। इस गांव के निवासी अपने राजा से तकरार के कारण सारा गांव खाली कर चले गए थे। पीले पत्थरों से बना यह सुंदर गांव अपने बाशिंदों की मानो प्रतीक्षा कर रहा है। राजस्थान के समान ही गुजरात, पंजाब और हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के कई घर भी आज वैसे ही मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। जॉन मार्शल की पुस्तक। बच्चों, जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक बहुत बड़ा प्रबंध छपाया है। उसमें सिंधु घाटी में 100 वर्ष पहले प्रयोग होने तथा खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली गाड़ी दोनों के चित्र हैं, जिन चित्रों के माध्यम से उन्होंने सतत परंपरा को सिद्ध किया है। अगला बिंदु है मोहनजोदड़ो का अजायब घर। खंडरों के मध्य एक साबुत इमारत में अजायब घर है। यह किसी कस्बाई स्कूल की छोटी इमारत जैसा है। अजायब घर छोटा है, सामान भी ज्यादा नहीं है। अहम चीजें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में हैं। यूं अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या 50,000 से ज्यादा है, मगर जो मुट्ठी भर चीजें यहाँ प्रदर्शित है, पहुंची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने को काफी है। काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मुहरे, वाद्य, चौक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर काले भूरे चित्र, चौपड़ की गोटियां, दिए, मापतोल पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी और दूसरे खिलौने, 2 पाटन वाली चक्की, कंघी, ये सब पत्थर के औजार ये यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताता है कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो चोरी हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अजायब घर में एक आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कोई हथियार नहीं है। लगता है इस सभ्यता में अनुशासन शक्ति के बल पर नहीं था। शायद कोई सैन्य सत्ता यहाँ पर नहीं रही होगी। अगला बिंदु अब हम जो पढ़ेंगे वह इस प्रकार से है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। इस संस्कृति में ना भव्य राजप्रसाद है,
ना मंदिर और ना राजाओं महंतों की समाधियां। मूर्ति शिल्प भी छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है। नावें भी बहुत छोटी हैं। यह लोग लघुता में महत्ता अनुभव करते थे। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। साधनों और व्यवस्थाओं के लिहाज से समृद्ध भी था। इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव रहा है। इस सभ्यता की अधिक चर्चा न होने के कारण यह अभी इसको पढ़ी नहीं जाने वाली यहाँ पे एक लिपि भी विद्यमान है। तो बच्चों, ये हमने मोहनजोदड़ो अतीत में दबे पांव मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में जो जानकारी प्राप्त की अतीत में दबे पांव के पाठ पे आधारित। अब हम इसी पाठ से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर दृष्टि डालेंगे। प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहले हम सही विकल्प वाले प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की गलियां तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आता है? तो जिसके 4 विकल्प आपके सम्मुख है बच्चों। पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा है? पीला, काला, हरा या नीला? तो इसका सही उत्तर होगा काला। तीसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? तो मोहनजोदड़ो अपने काल में सभ्यता का केंद्र रहा होगा। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? इसके भी 4 विकल्प हैं, 500, 200, 700 और 800। तो इसका सही उत्तर है, इसमें 700 कुएं थे। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए थे? मजदूरों के, शिक्षकों के, भिक्षुकों के, किसानों के। तो जिसका सही उत्तर है भिक्षुकों के कमरे वहां बने हुए थे। राखलदास बनर्जी कौन थे? एक शिक्षक थे कि पुरातत्ववेत्ता थे, किसान थे या भिक्षुक थे? तो इसका सही उत्तर है पुरातत्ववेत्ता राखलदास बनर्जी थे। कुछ रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को गांव की याद आई। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा बच्चों कुलधरा गांव की उनको याद आई थी। भग्न इमारत में रिक्त स्थान खंबे हैं। तो कितने खंबे हैं? 20 खंबे। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप, जो कि रिक्त स्थान में आएगा, विद्यमान है। कुंड के पानी के प्रबंध के लिए कुएं की व्यवस्था थी। उत्तर में 2 प्रांत में 8 स्नान घर हैं। एक वाक्य में कुछ प्रश्न है, बहुत छोटे और सरल प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोठार किसके काम आता होगा? जिसका उत्तर है अनाज जमा करने के लिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली संग्रहालय में वह मूर्ति रखी हुई है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 50,000 से अधिक। अगला प्रश्न है, लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? इसका सही उत्तर है लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को समाज पोषित नाम दिया है। अगला प्रश्न, डीकेजी हल्का किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका उत्तर है डीकेजी हल्का नाम पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर रखा गया है। जैसा कि आपको पाठ में जब समझाया गया था तो इसका भी वर्णन किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार शासित थी? सिंधु घाटी सभ्यता समर्थता, शक्ति द्वारा शासित होने की बजाय सुजल और अनुशासित सभ्यता थी। कुछ अन्य पाठ से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न इस प्रकार है, हड़प्पा शहर के साक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई? ये प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने होंगे और आपको पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेंगे इनके उत्तर, इसलिए आपको इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है। जिसका उत्तर है, हड़प्पा शहर के अधिकांश साक्ष्य रेल लाइन बिछाने के दौरान पूरी तरह नष्ट हो गए थे। वे आधुनिक काल के विकास की भेंट चढ़ गए थे। दूसरा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में मुखिया के घर की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो में अधिकतर घर 30 × 30 फुट के हैं और कुछ घर इनमें से दुगने आकार के भी हैं।
पर सबकी न्यूनाधिक वास्तुशैली एक सी है। पर जिसे मुखिया का घर कहते हैं उसमें करीब 20 कमरे और 2 आंगन हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शहर की व्यापकता के विषय में लिखिए। जिसका उत्तर है, मोहनजोदड़ो शहर अपने समय में बहुत ही बड़ा रहा होगा। लगभग 500 वर्ष पहले यह आज के महानगर से भी बड़ा रहा होगा। यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 थी। यह घाटी भी सभ्यता का केंद्र रही होगी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ था? इस शहर के नाम का अर्थ क्या है और इसे अब किस नाम से पुकारते हैं? इसी प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान पर बसा हुआ था, जहां कभी सिंधु घाटी सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। वर्तमान में इसे मोहनजोदड़ो नाम से पुकारा जाता है। कुछ और प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ बसा हुआ था? इसे विशेष प्रकार से क्यों बसाया गया था और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा उसी में से हम इसका उत्तर ढूंढ के लिखेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के समय छोटे मोटे टीलों पर बसा हुआ था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे, ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाकर इसे बसाया गया था। इसे टीलों पर इसलिए बनाया गया था कि बाढ़ आदि के कारण सिंधु नदी का जल से इसे बचाया जा सके। यह अपनी ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक प्रतीक होने के कारण प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के अवशेष कितने पुराने हैं? उन्होंने भारत को प्राचीन सभ्यताओं की किस श्रेणी में ला खड़ा किया? जिसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, मोहनजोदड़ो के अवशेष ईसा पूर्व के हैं। इसके सबसे बड़े चबूतरे पर बने बौद्ध स्तूप में 26 सदी पहले की ईंटें लगी हुई हैं, जिसमें भिक्षुओं के कमरे भी हैं। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि इराक में है, की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष खड़ा कर दिया था। प्रश्न 7वां है, इस आदिम शहर की सभ्यता संस्कृति की अधिकांश वस्तुएं अब कहाँ हैं? बच्चों, इसके उत्तर में हम लिखेंगे, इस आदिम शहर की सभ्यता संस्कृति से संबंधित वस्तुएं अब कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन के संग्रहालयों में सुरक्षित है। एक और प्रश्न है जो कि अंतिम है, उसको और देख लेते हैं। पर्यटक मोहनजोदड़ो में क्या क्या देख सकते हैं? अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर इसका आपको वर्णन करना है। उत्तर में हम लिखेंगे, पर्यटक मोहनजोदड़ो में निम्नलिखित चीजें देख सकते हैं। सबसे पहला है बौद्ध स्तूप। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मोहनजोदड़ो के बिखरने के बाद बना था। 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर यह बना हुआ है। इसमें भिक्षुओं के रहने के कमरे भी हैं। इसी प्रश्न के क्रम में अगला है हमारा स्नानागार। यहाँ पर 40 फुट लंबा तथा 25 फुट चौड़ा कुंड बना हुआ है। यह 7 फुट गहरा है। कुंड के उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है। उत्तर में 8 स्नानागार एक पंक्ति में है। इसमें एक तरफ 3 कक्ष हैं। अगला है अजायब घर। यहाँ का अजायब घर छोटा ही है। यहाँ काला पड़ गया गेहूं, तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य यंत्र, चाक पर बने विशाल मृदभांड, दिए, तांबे का आईना, 2 पाटन वाली चक्की आदि आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने ये सब जो चीजें पढ़ी है उनको आप बिंदुवार अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। धन्यवाद।